सो स्टूडेंट कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश भी होंगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं मोस्टली जो है क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो अच्छे पेपर थे और ना हार्ड भी नहीं था, क्वेश्चन इजी थे, चाहे हिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो तो जो भी इंग्लिश हो इवन, तो क्वेश्चन अच्छे पेपर अच्छे आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आगे का जो पेपर है ये भी अच्छे आएंगे। तो आप सबको स्टूडेंट, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड फॉर द फ्यूचर आई ऑल्सो थिंक दैट कि यू विल डू बेटर। सो अब आज आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं फिज़िक्स में जैसे, तो फिज़िक्स का भी उम्मीद करता हूँ कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन हार्ड नहीं आने चाहिए। जो बोर्ड का जो एटीट्यूड दिख रहा है या क्वेश्चन का जो पैटर्न दिख रहा है अदर सब्जेक्ट के, इसके हिसाब से तो आई थिंक बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। सो बी cheerful about it and put effort 100%. So be positive. तो आराम से बी पॉजिटिव, एक प्रसन्न मुद्रा में आपको पढ़ाई करनी है और टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, जो कंसेप्ट है उसको ठीक से समझ के और दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो फिज़िक्स चैप्टर है, ये जो इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा चैप्टर है आपको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फिज़िक्स में बेसिकली जो चैप्टर्स हैं, 3-4 चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड इसके साथ लाइट है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्रिज्म है, स्पेक्ट्रम है, तो ये चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर आ जाता है आपका साउंड चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3-4, इवन लास्ट एक और आता है वर्क फोर्स एंड पावर का, और लास्ट में मशीन। तो ये 3-4 चैप्टर्स एटलीस्ट अगर आप ओवरऑल देखोगे जितना भी चैप्टर्स हैं, तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 5 से 6 चैप्टर्स आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। तो फोकस करिए 5 से 6 चैप्टर्स को अच्छी तरह से, कंसेप्ट को क्लियर करना, उसके न्यूमेरिकल्स पार्ट को क्लियर करना, ये आपको प्लानिंग में रखना है। और अगर 2-3 चैप्टर अगर आप उतनी अच्छी तरह से नहीं भी किए हो, लेकिन आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जो आप जानते हो MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 क्वेश्चंस MCQ हैं, तो MCQ में वो सारे चैप्टर्स के भी आ सकते हैं। तो MCQ अगर अच्छी तरह से करना है तो आपको ये गो थ्रू अच्छी तरह से सारे चैप्टर्स को पढ़ने होंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, मेरा जो फोकस है 5-6 चैप्टर में करें, बाकी जो चैप्टर्स हैं, जो भी 3-4 चैप्टर्स हैं, वो थोड़ा सा आप उतना डीपली अगर नहीं भी जाते हो तो आपका काम हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब जहाँ तक सवाल आता है कि न्यूमेरिकल्स पे, तो न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स ये न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, इसमें आपका न्यूमेरिकल्स का चैप्टर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट चैप्टर हुआ, 2 हो गया, तीसरा मशीन पार्ट से आता है, और साउंड, ऐसे करके 3-4 चैप्टर्स आपको इसमें भी हैं। ठीक है, तो इस पे आपको फोकस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 से 6 चैप्टर को फोकस करिए अच्छी तरह से, उसमें न्यूमेरिकल्स भी उसको बना लीजिए। ठीक है, और बाकी चैप्टर्स जो है उसको गो थ्रू अच्छी तरह से, उसको चैप्टर का कंसेप्ट है, उसका जो थ्योरी है उसको अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, जैसे हमने दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें क्या है कि कंसेप्ट, जैसे आज हम थोड़ा कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे और साथ में थोड़ी बहुत क्वेश्चंस। तो देखो, अब यहाँ स्टार्ट होता है कि चार्ज, व्हाट इज चार्ज। हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है चार्ज से। चार्ज क्या है? तो एक आप सिंपल है, जैसे कि केमिस्ट्री में भी आप जाते हो, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा ही है, अगर डेफिसिट है, अगर इलेक्ट्रॉन कम है, तो डेफिसिट अगर है तो क्या होगा, डेफिसिट होगा, मान लो डेफिसिट है, तो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ज़्यादा होगा, मोर होगा, ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज। यही है चार्ज जो कि आप पढ़े हो। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए इसको। अब ये चार्ज हो गया। तो चार्ज का बेसिकली फिजिक्स में इसका जो यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ये कूलम होता है चार्ज का यूनिट। ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या है कि सिंपल है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर है, ऑपोजिट चार्ज, तो क्या होगा, अट्रैक्ट।
ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और अगर सिमिलर चार्ज है, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो क्या होगा, रिपेल। ये हमारा रिपेल होगा। समझ में आ रही है? तो ये बेसिक आपका चार्ज का होगा। तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट ये कूलम। ये नाउ ये क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन, कंसेप्ट ऑफ करंट। तो करंट का कंसेप्ट क्या है? तो करंट का कंसेप्ट सिंपली है, जब ये चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम। तो जब चार्ज फ्लो होगा, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम और 1 सेकेंड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो चार्ज का यहाँ पे रिप्रेजेंट किसके थ्रू से करते हैं, Q और कैपिटल Q। ये चार्ज है, टोटल चार्ज Q, कैपिटल Q, और पर्टिकुलर इंडिविजुअल चार्ज Q। ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव Q, नेगेटिव नेगेटिव Q। फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, that is called, you can say that I, it is represented by, करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, I से। तो I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई T, या टोटल चार्ज देते हैं तो Q बाई T। ठीक है, नाउ इट्स ए क्लियर। अब चार्ज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ अगर आप चार्ज देखो, चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यू नो दैट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1 - 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इस चार्ज में भी पॉजिटिव, चार्ज में भी नेगेटिव। नाउ हियर दिस वन, इफ यू पुट हियर, दैट इज Q इक्वल टू NE बाई T, T मीन्स सेकेंड। आ गया समझ में? तो ये हमारा हुआ करंट, करंट का दैट इज I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, इसका यूनिट देख लीजिए। अब इसका यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और ये SI यूनिट, दिस वन इज SI यूनिट। इफ यू फाइंड इट आउट थ्रू दिस, अगर इसके यूनिट से निकालो तो क्या हो रहा है, चार्ज का यूनिट क्या हुआ, कूलम, और डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये एक और यूनिट आ गया, दैट इज कूलम पर सेकेंड। बट ऐसा यूनिट हम लोग रहते हैं एम्पियर्स। दिस वन दैट इज यूनिट ऑफ करंट। क्लियर? तो पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज। अब आते हैं मेजरमेंट, करंट का मेजरमेंट। तो करंट का जो मेजरमेंट होता है, हम किससे मेजर करते हैं, दैट इज आमीटर्स। ठीक है, इसका मेजरमेंट होता है आमीटर से। आमीटर, इसका मेजरमेंट में क्या होता है, आमीटर को हमेशा सीरीज में रखा जाता है, इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज ऑलवेज, मान लीजिए ये आमीटर है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा, लाइक दिस। ये नेगेटिव, ये सीरीज में होगा आमीटर। ये समझ में आ गया? तो ये हमारा इस तरह से आमीटर का जो मेजरमेंट थ्रू द आमीटर हम लोग करते हैं, और ये एम्पियर में हम लोग यूनिट लेते हैं इसका, और ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ये ऐड रहेगा इन सीरीज। तो ये आपका जो है बेसिक जो हमने कंसेप्ट क्लियर किया आज, दैट इज चार्ज एंड करंट। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आते हैं आगे करंट के नेक्स्ट वन, दैट इज करंट I इक्वल टू Q बाई T, विच वी ऑलरेडी डिस्कस। तो I की जगह में हम क्या लिखेंगे, N इंटू E एंड T। नाउ 1 कूलम चार्ज
is equal to how many electrons here? That is 1 coulomb charge is equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons. ये आपका important है, ये याद रखना. It means that अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स दैट 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो हो रहा है? दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड. दैट इज पर सेकेंड जो है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो हो रहा है. इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. नाउ क्लियर इज इट्स ए थिंग. ये आपका कंसेप्ट था चार्ज एंड करंट. So if define it, just define 1 ampere. How you define 1 ampere? It means that simply, or you can say that 1 ampere means what? Q by T. So 1 coulomb, when charge 1 coulomb flow in 1 second. So in terms of coulomb, you can write that 1 coulomb charge flow in 1 second, that is equal to 1 ampere. Or you can say that 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons when flow in 1 second, this charge flow in 1 second, then it is called 1 ampere. Clear now? So in terms of electron and in terms of coulomb. Now next one, that is current is vector quantity or scalar. हमने यहाँ लिखा है स्केलर क्वांटिटी. वाई? बिकॉज हम लोग जान रहे हैं कि करंट एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करता है, फिर भी ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. क्यों है? बिकॉज वी नो दैट कि करंट का जो फ्लो होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट है, तो ये डिफाइन नहीं कर पाता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसका ऑपोजिट. अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हुआ तो करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. इसीलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी. ये बेस ओनली अपने ऊपर बेस नहीं है कि एक डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं, तो इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. नाउ इट्स ए क्लियर नाउ. तो ये स्केलर क्वांटिटी है. अब आ जाते हैं पोटेंशियल पे. जो अब देखिए नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब क्या होता है पहले ये आप समझिए. पोटेंशियल का मतलब होता है एक तरह का वर्क डन. एक वर्क है, एक वर्क है. अब आप यहाँ पे दो कंडीशन समझेंगे पोटेंशियल में कि अगर मान लो ये सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो ये चार्ज को मान लीजिए हम इधर लाना चाह रहे हैं. मान लीजिए दो चार्ज है सिमिलर ए एंड बी, and if I want to bring this positive B charge towards A, तो it means that हमको इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक वर्क डन करना पड़ेगा, एक वर्क लगेगा. तो we have to bring, if we want to bring this positive charge B towards the positive charge A, so we have to perform certain work. ये सर्टेन वर्क लगाना होगा इन द विसिनिटी ऑफ रिपल्सन, इन द विसिनिटी ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज. सो देयर इज ए रिपल्सन बिटवीन दिस टू चार्ज एंड देयरफॉर वी हैव टू परफॉर्म सर्टेन वर्क डन अगेंस्ट दिस रिपल्सन टू ब्रिंग टूवर्ड्स द ए. सो दिस वर्क इज क्लियर. और it may be unlike charge also. Suppose this one is negative, this one is positive. Now there is a force of attraction here also. In this case, here again we want to bring it, so the force of attraction work here and excuse me, the force of attraction work here in the vicinity of this opposite charges. So this here also certain work perform. So that is potential. So potential means it's a kind of work done. So we can say that potential, it's a measure in terms of work done in moving a positive test charge or test charge, positive test charge from infinity to that point. तो इन्फिनिटी से
एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पर्टिकुलर चार्ज तक लाने के लिए जो हमारा वर्क डन करेगा, मान लीजिए यहाँ टेस्ट चार्ज है ये, और इस टेस्ट चार्ज को हमको इस पर्टिकुलर चार्ज बॉडी तक लाना है। ये मान लीजिए चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है। इस चार्ज बॉडी तक को लाने के लिए जो हमारा वर्क डन करेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। आ गया समझ में? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्फिनिटी। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि डेफिनेशन में आपको मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, उसको लगता है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है डेफिनेशन में, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस वर्ड में है कि यहाँ इन्फिनिटी नहीं होगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इन्फिनिटी आ गया ये पोटेंशियल, एंड इफ वी ऐड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन इट बिकम्स पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो आता है, दैट इज वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट की जगह में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देन because if we take it infinite distance between the two charges and we bring it, अगर infinite distance से हम ला रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, पोटेंशियल विल बी जीरो। क्लियर नाउ? आई थिंक ये समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट था आपका पोटेंशियल, इसका यूनिट यू नो दैट वोल्ट होता है हमारा, है ना, यूनिट। सो यहाँ तक क्लियर? आओ इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक करके। तो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ आगे आते हैं पोटेंशियल, दैट इज V इक्वल टू W बाई Q, एंड वी नो दैट W मीन्स वर्क डन बाय चार्ज, दैट इज जूल पर कूलम। तो इसका यूनिट आप यू कैन से दैट जूल पर कूलम और जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट इज वोल्ट, दिस वन, ऐसा यूनिट इज वोल्ट। सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन द 1 volt? 1 volt means 1 joule per coulomb, 1 per coulomb, that is 1 joule by 1 coulomb. So when 1 joule work is done to bring this charge 1 coulomb, then it is called 1 volt. ये तब क्या कहलाएगा, 1 volt कहलाएगा। और W इक्वल टू अगर इसको सॉल्व करें तो W इक्वल टू Q इंटू V, वर्क डन दैट इज 1 joule. It is a work done when what? 1 coulomb, when 1 coulomb, that is product of 1 coulomb and 1 volt, this one. So you can explain like this. So maybe question may be any form, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल, दैट इज V वोल्ट। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस में और पोटेंशियल में आपको वर्ड यूज़ करना है कि एक पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस में आएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, नॉट इन्फिनाइट। इन्फिनिटी वर्ड यूज़ नहीं करना है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सपोज एक चार्ज है और B और A दो चार्ज है, तो B से A में लाने के लिए, B से A तक लाने के लिए एक टेस्ट चार्ज B है, और इस B को एक पॉइंट B से एक पॉइंट A तक लाने के लिए जो वर्क डन करेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों के बीच का पॉइंट है, द वर्क डन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A, सो दैट वर्क इट डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स दैट सपोज मान लीजिए V है, अगर हम लेते हैं B और A या A और B, तो हम मान लीजिए A से B क्लियर है, तो V A माइनस B, दैट इज ये हो गया V, और ये वर्क डन होगा बाई Q, दिस। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर नाउ? अब आ जाते हैं, देखिए ये पोटेंशियल समझ में आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में थोड़ा सा अंतर है, यूनिट आपका समझ में आया, ये क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस W बाई Q, दैट इज A और B के बीच का अगर पोटेंशियल निकालना है तो जो वर्क डन करेगा ये B से A या A से B and divided by this coulomb charge. Now I think it's a clear potential. अब आ जाते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या है? तो कोई भी जो करंट फ्लो होता है
तो जिसके कंडक्टर के थ्रू से, तो करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए मीडियम। जो गुड कंडक्टर है उससे करंट फ्लो होगा। तो अब सवाल उठता है कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, एक वायर है, वायर, और इसके थ्रू से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या होगा कि इसका एक प्रॉपर्टी होता है वायर का, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर और इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, जिस मटेरियल से बना है। वो प्रॉपर्टी क्या करता है, विच रेजिस्ट, एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और दैट कंडक्टर विच रेजिस्ट, ये रेजिस्ट करेगा द फ्लो ऑफ करंट को फ्लो होने से रोकेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। हर मटेरियल का, हर कंडक्टर का अपना ओन सर्टेन रेजिस्टेंस होता है, इसका अलग फैक्टर्स भी हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है ये। हाँ, तो ये एक और चीज़ देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये वोल्ट मीटर से मेज़र होता है, इट इज़ मेजर बाय वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का मेजरमेंट कैसे कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर, ये ऑलवेज कनेक्ट विथ पैरेलल। ये आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि पैरेलल मेजर होता है, कनेक्ट होता है। जैसे देखिए आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि ऑलवेज कनेक्टेड विद द पैरेलल, ये पैरेलल कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का जो है मान लीजिए इसका पोटेंशियल निकालना है, तो ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, वायर है, तो इस दोनों का पॉइंट का जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ये पैरेलल हम कनेक्ट करेंगे बिटवीन ए टू बी, ये वोल्ट मीटर है। और हमेशा याद रखिएगा वोल्ट मीटर जो होता है ये पॉजिटिव जो होगा ये ऑलवेज हाई पोटेंशियल की तरफ रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, हाई पोटेंशियल। तो ये इस तरह से आपका पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, ये आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल, सपोज ये हाई पोटेंशियल है तो ये पॉजिटिव इधर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका था पैरेलल में, क्लियर ना। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का, और विच रेजिस्ट, ये प्रॉपर्टी क्या करता है, एक तरह का रोकता है, रेजिस्ट करता है टू फ्लो द करंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस एक में क्या होता है, आई, दैट इज रेजिस्टेंस। ऐसे आप ध्यान रखिए कि V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो करंट फ्लो होगा, डायरेक्टली होता है, क्लियर। और रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्सली होता है, रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्सली होगा, दैट इज 1/I, और यू कैन से दैट I = 1/R। इफ R रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। तो पोटेंशियल जब क्रिएट होता है तो करंट फ्लो होगा। सपोज मान लीजिए ये वायर है और इसमें अगर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। कब फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कब फ्लो होगा, जब एक तरफ ज़्यादा पोटेंशियल है और एक तरफ कम है, ठीक है, तभी फ्लो करता है। तो डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आप बैटरी को जोड़ते हैं तो करंट फ्लो होता है, तो बैटरी क्या करता है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और इसी बैटरी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो चार्ज फ्लो होता है, या दैट इज करंट फ्लो होता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। तो ये हमारा हो गया करंट का। और रेजिस्टेंस में आप समझ गए इसका यूनिट होता है ओम, इसका यूनिट क्या होगा, ओम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के ऊपर, जैसे 2-3 पॉइंट पे, दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ये एरिया, ठीक है। लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दैट इज, ये 2 पॉइंट है, कैसे,
देखिए दैट इज आई जो होगा करंट जो रेजिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और यू कैन से दैट एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन इस केस में रेजिस्टेंस और इसका एरिया इन्वर्सली होता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा होगा। अब ऐसे बोलो अगर थिकनेस वायर का ज़्यादा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर थिकनेस वायर का थिकनेस ज़्यादा है, मोटा तार है, तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो इन्वर्सली है। अब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो जो मोटा तार है, थिक वायर है, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ इंपॉर्टेंट है। ओके ना, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। ना अब आते हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, क्यों होता है। तो मान लीजिए कोई भी मेटल वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो याद रखिए हमेशा करंट जो फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है चार्ज, वो लोअर दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। तो चार्ज जो फ्लो होगा नेगेटिव फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, ये चार्ज फ्लो होता है, या इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल फ्लो होता है। ठीक है, अब आप जैसे समझो जो कोई भी मेटल है उसमें क्या होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ, ये जो भी मेटल बॉडी होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सपोज मान के चलिए ये एक कंडक्टर है, इसको ऐसे समझेंगे, ये मान लीजिए कंडक्टर है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या है, एट रैंडमली अरेंज है, ये रैंडमली अरेंज है, और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है। मेटल्स है, पॉजिटिव आयन होगा मेटल्स में, तो मेटल्स में पॉजिटिव आयन्स भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव आयन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब करंट फ्लो होता है या मीन्स चार्ज ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड, ये कोलाइड करेगा, टकराएगा विथ वन अनदर, विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स, वन अनदर ये कोलाइड करेगा, इवन विथ पॉजिटिव ऑल्सो, विथ पॉजिटिव आयन ऑल्सो, विथ पॉजिटिव आयन इसके साथ कोलाइड करेगा। एंड दिस कॉलिजन, ड्यू टू दिस कॉलिजन, ये एक लीनियर मोशन में, एक विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी हिंड्रेंस ये फ्लो नहीं कर पाता। इट मीन्स दैट दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रीली ड्यू टू दिस कॉलिजन, और इस कॉलिजन के कारण ये चार्ज फ्रीली मूव नहीं हो रहा, एंड दिस क्रिएट रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है। क्लियर। अगर ज़्यादा कॉलिजन हुआ, मान लीजिए बहुत ज़्यादा कॉलिजन है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर। अब इसको समझना है। अब अगर हम इसको कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिए, ये बैटरी से मान लीजिए जोड़ दिए, ठीक है, तो क्या होगा, जब बैटरी से इसको जोड़ेंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हुआ, और जिसके कारण से ये क्या होगा, ये अरेंज हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ आफ्टर, ये जब करंट को बैटरी से जोड़ते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ड्यू टू दिस, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिव आयंस। ये पॉजिटिव आयंस तो वहाँ पे रहेगा, ये इसको अरेंज होने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन में है, लेकिन ये अरेंज हो जाएगा। ये अरेंज होगा इन
पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू व्हाट, टू पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये रहेगा, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, और इन दिस वे ये क्या होगा, नाउ द करंट फ्लो। अब इस कंडीशन में ये क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। यहाँ पे हमने कहा कि अगर ज़्यादा कॉलिजन है, कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं है, तो करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा, पोटेंशियल क्रिएट किया, एक सर्टेन पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होगा इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव टू पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये करंट फ्लो होगा, ठीक है। मीन्स दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और उसका ऑपोजिट हो जाएगा करंट। बट अब ये क्या है कि ये जो होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये वेरी हाई स्पीड से फ्लो होगा। चार्ज डू नॉट फ्लो, चार्ज और इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो very high speed, because due to the collision with the positive ion, due to collision with the positive ion, ये जो पॉजिटिव आयन है इसके साथ कॉलिजन होगा तो ये क्या होगा, स्पीड उसका कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड में जाएगा, हाई स्पीड में जैसे हाई स्पीड हुआ फिर कोलाइड करेगा पॉजिटिव आयन के साथ, उसका फ्लो का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर टकराएगा, फिर कम होगा। दैट इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं फ्लैक्चुएट करना, बढ़ा फिर कम हो जाएगा, उसका स्पीड को बढ़ने नहीं देगा, इट मीन्स दैट, एंड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। इस तरह से ये फ्लो होता है। आया समझ में, ये क्लियर हो गया? तो इसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये फ्लो होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज फ्लो होगा, और ये इवन दो इसके बाद भी अगर स्पीड जैसे ही गेन करता है और ड्यू टू कॉलिजन के कारण विथ पॉजिटिव आयन, ये कंट्रोल्ड होगा, अगेन स्लो होगा, और ये एक तरह का जो है करंट जो है स्लो फास्ट वो फिर कंट्रोल करता है, और अगेन ये इस तरह का जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ इट्स ए क्लियर नाउ थिंग। सो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर, रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है ये इस पे डिपेंड करता है। नाउ क्लियर आई थिंक, ओके। नाउ नेक्स्ट, सो ओम्स लॉ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, ओम्स एक्चुअली लॉ बेसिकली इट इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई और बी का जो रिलेशन है होता है ये बतलाता है। तो ओम्स लॉ में बोला कि करंट जो फ्लो होगा ड्यू टू द potential difference, if the potential difference increase the flow of current will also increase, that is I directly proportional to V। यही था आपका बेसिकली ओम्स लॉ। और यू कैन इफ यू सॉल्व इट तो V by I इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को R बोला गया, दिस R मीन्स रेजिस्टेंस जिसको आगे बोला गया, दैट इज V इक्वल टू आई आर। इफ यू क्रॉस इट तो V इक्वल टू आई आर। तो ये हमारा ओम्स लॉ का बेसिकली ये इक्वेशन है, V इक्वल टू आई आर। और अगर आप इसको देखो रेजिस्टेंस, ये यूनिट क्या है इसका, रेजिस्टेंस का ओम, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ओम। तो अगर आप कंडक्टेंस देखेंगे, कंडक्टेंस मीन्स कंडक्टेंस इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, 1 बाय रेजिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 1 बाय ओम, और यू कैन से दैट पर ओम। ये आपका हुआ कंडक्टेंस का। नाउ इट्स ए क्लियर आई थिंक, ये आपका क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ओम्स लॉ में। अब आ जाते हैं इट्स ए रिलेशन। अगर ग्राफ का देखो तो ये स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप मिलेगा, अगर करंट ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, तो करंट भी ज़्यादा होगा। यही ओम्स लॉ में कहा है, वी और आई का बीच का रिलेशन। और ये ग्राफ में इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा यहाँ पे, तो ये हमारा स्लोप जो होगा इस तरह का स्लोप आएगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे है,
यहाँ पे है। तो क्या देख रहे हैं आप कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट का अमाउंट भी बढ़ रहा है, सिमिलर प्रोपोर्शनल। अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो सिमिलर रेशियो में ये बढ़ रहा है। और इसका जो स्लोप है दैट इज स्लोप क्या डिनोट कर रहा है, देखो I by V, दैट इज स्लोप इक्वल टू I by V विच इज रेसिप्रोकल ऑफ resistance. That is, you can say that slope equal to change in current, that change in this potential, and equal to inverse of resistance. ये आपका डिनोट करता है। Now I think it's clear now. ये आपका ओम्स लॉ का था, हो गया। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो जो बेसिक कंसेप्ट था अभी हम लोग टॉपिक सबको डिस्कस किए हैं। अब क्वेश्चन कुछ आता है, जैसे खास करके रेजिस्टेंस पे आता है कि रेजिस्टेंस जैसे हम लोग पढ़े हैं, रेजिस्टेंस जो होता है अगर डायरेक्टली प्रोपोज टू एल और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोज टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर ये दोनों को कंबाइन करें तो आर क्या हो गया हमारा एल बाई ए। दैट इज अगर आर लेते हैं तो आर इक्वल टू ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एल बाई ए, ये आ जाता है आर। इट मीन्स दैट लेंथ डायरेक्टली है, इन्वर्सली है एरिया। और यू कैन से दैट आर इक्वल टू एल, ए का जगह में एरिया की जगह में पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स द रेडियस ऑफ वायर या थिकनेस जो होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन सारे आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे कोई वायर है, उसको क्या किया, उसका लेंथ को डबल कर दिया गया है, तो लेंथ ऑफ वायर डबल। इफ लेंथ ऑफ वायर स्ट्रेच, अगर उसको खींच के स्ट्रेच टू डबल टू मेक इट्स डबल 2 टाइम्स, तो क्या होगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपको बताए थे, जैसे लेंथ बढ़ेगा तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन ये अगर डबल हुआ तो ये क्या डबल होगा, नहीं। इसका क्या है कि अगर हम ये वायर को यहाँ से यहाँ था और इसको खींच के यहाँ तक ले आए, स्ट्रेच किए, यहाँ तक डबल कर दिए, तो क्या हुआ, इसका लंबाई तो बढ़ गया लेकिन इसका लेंथ तो इंक्रीज किया, लेकिन साथ साथ रेडियस क्या हो गया, इसका डिक्रीज हो गया। आर हमारा थिकनेस उसका डिक्रीज हो गया, और थिकनेस डिक्रीज हो जाने के कारण कि इसका यहाँ आर स्क्वायर है, तो देयरफॉर ये जो डबल है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, तो रेजिस्टेंस जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज। ये आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ ट्रिपल होता है तो 9 टाइम्स, ये स्क्वायर में है। तो इस तरह से ये पार्ट आता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये रेजिस्टेंस का पार्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस में इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो लेंथ पे इसमें ध्यान देना। साथ साथ रेजिस्टेंस का फैक्टर अगर देखेंगे, रेजिस्टेंस का फैक्टर तो लेंथ हो गया, एरिया हो गया, साथ में टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, कॉलिजन इंक्रीज होगा। हमने कहा था कि जो भी कंडक्टर है उसका कॉलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में और पॉजिटिव आयन के बीच में कोलाइड करता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, कॉलिजन इंक्रीज करेगा, क्योंकि मोशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ेगा तो उसका कॉलिजन भी बढ़ेगा, तो कॉलिजन इंक्रीज करेगा। और जब कॉलिजन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो करंट क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा, करंट कम हो जाएगा। इसका मतलब है ओवरऑल अगर कोई वायर का टेम्परेचर बढ़ा तो उसका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका ये सिस्टम है, ये इसको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज इन कॉलिजन, जो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कॉलिजन बढ़ेगा, और कॉलिजन जब बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, डिक्रीज होगा। तो ये बेसिक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये टेम्परेचर से आपका रिलेटेड था, ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो अब नेक्स्ट ये आपका न्यूमेरिकल्स में देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं साथ में।
आज को न्यूमेरिकल्स भी है, साथ में क्वेश्चन है, कुछ देखते हैं हम लोग। तो मेंशन द 2 फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में होता है। जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड है, एनोड एंड कैथोड, और इसको हम लोग क्या किए, इस सॉल्यूशन में डुबा दिए, ठीक है। तो ये जो होगा इसके बीच में जो आएगा वो हमारा डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड द ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आ गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज, किस तरह का नेचर है इलेक्ट्रोलाइट का, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। अनदर एरिया ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, ये एरिया ऑफ दिस एनोड एंड कैथोड का एरिया पे डिपेंड करेगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट जो है आपका देखिए एक क्वेश्चन है, वीआई ग्राफ पोटेंशियल और करंट का ग्राफ है फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज में एंड पैरेलल। तो बोल रहा है क्या 2 रेजिस्टेंस है, तो विच ऑफ द 2 ए एंड बी रिप्रेजेंट पैरेलल। तो इसमें पैरेलल कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कर रहा है कि बी कर रहा है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस का कौन सा, अगर आप जानते हो कि अगर सीरीज में होगा तो ये रेजिस्टेंस ऐसा रहेगा, ये सीरीज में R1 एंड R2, तो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, ये सीरीज में है। अगर हम पैरेलल लेते हैं तो इस तरह करके आएगा, इस तरह। तो ये R1 है, ये R2 है, तो क्या हो गया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो इससे आपको दिख रहा है कि ये कम हो गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे 1/R हो रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है। तो जिसका जो कम होगा वो पैरेलल है, जो कम होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जो लेसर स्लोप है वही आंसर होगा, जो लेसर स्लोप है वही आपका आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आंसर होगा दैट इज ए, हमारा ए होगा, ए स्लोप, बिकॉज यहाँ लेसर रेजिस्टेंस है, लेसर रेजिस्टेंस। पैरेलल जो होता है वो लेसर रेजिस्टेंस होगा एंड विच इज रिप्रेजेंट बाय लेसर स्लोप। जो लेस स्लोप है वही रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो ये हमारा लेस स्लोप है, ये स्लोप इसका स्टीप है, तो हमारा पैरेलल ये होगा, सीरीज में बी होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्विस्ट करके दिया जाता है। तो आपको इसीलिए हमेशा कहते हैं कि बेसिक जो है कंसेप्ट है उसको क्लियर रखिए। इस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अलग अलग वैरायटी के हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं, एटलीस्ट 3-4 टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं उसको आप प्रैक्टिस करके उसको बना जाइए, है ना। 3-4 वैरायटीज़ की जो है क्वेश्चन है, पैटर्न होता है, उसको आपको बना लेना है, सर्किट डायग्राम थोड़ा देख लेना है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ऑब्वियसली आपको एग्जाम में आराम से बना पाओगे इस तरह के न्यूमेरिकल्स को। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो, ठीक है। समय के चूँकि कमी होने के कारण हम इतना बना भी नहीं पा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई होप दैट आप मेहनत कर रहे होगे, आप पढ़ रहे होगे और उसको फिजिक्स इवन अदर सब्जेक्ट्स भी आपका अच्छा ही जा रहा होगा। उम्मीद करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड फिजिक्स के लिए भी, ठीक है। ओके देन आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं।